थर्मोडायनामिक प्रोसेस में मैंने ये जो टेबल बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट वाइज है, राइट। सभी कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं। हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस है। कितनी प्रोसेस है? 4। क्या है नाम उसका? बताओ तो फटाफट से बोलो तो। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। मालूम है ना 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, एक मिनट तो चालू रखना। बोलो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसकी डेफिनेशन है ना, क्या है उसकी डेफिनेशन। तो एक वाले की मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूं, तो फिर 3 की डेफिनेशन आप बना देना, राइट, जब थियरी में पूछा है तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं डेफिनेशन। तो मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, राइट, आपको ऐसे लिखना है। अ प्रोसेस इन which temperature is constant then that process is called isothermal process। चलो इसकी डेफिनेशन बताओ। A process in which pressure is constant, this process is called isobaric process। Okay, a process in which volume is constant, this process is called isoconic, a process in which heat is constant, that process is called adiabatic process। डन। तो ऐसा पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया, मतलब पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट में क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक, ये 3 प्रोसेस के फॉर्मूला है ना, मैंने इधर लिखे हैं। अभी कहां से लाया हूं? देखो, हमारा आइडियल इक्वेशन PV = μRT नहीं होता है? होता है ना। ओके, यहां से हम फॉर्मूला ये इधर रख सकते हैं। कैसे आ रहा है देखो, सबसे पहले आइसोथर्मल की बात करते हैं। तो इधर से देखो टेंपरेचर कांस्टेंट है, मोल एंड आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो टेंपरेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये सब कांस्टेंट हो जाए, तो PV = कांस्टेंट। इनफैक्ट ये किस साइंटिस्ट का रूल है? ये बॉयल का है ना, बॉयल्स लॉ। PV = कांस्टेंट। जब बेटा आपको न्यूमेरिकल और एमसीक्यू करना है ना, तो आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, P1 V1 = P2 V2। क्या बात समझ में आ रही है? PV = कांस्टेंट, इसको कैसे अप्लाई करेंगे? P1 V1 = P2 V2। चलो और ये का क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपके पास सपोज ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 = P, वॉल्यूम V1 = V है, राइट। अभी हम ना इस पर आइसोथर्मल प्रोसेस करके इसका वॉल्यूम है ना वो 2V कर रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस करके उसका वॉल्यूम 2V कर रहे हैं, तो बताओ प्रेशर कितना होता है? देव वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर कितना होगा? P/2। यस, गुड। ऐसे ये मैथमेटिक फार्मूला से कर सकते हो। P1 V1 दैट इज PV, P2 V2। तो P2 तो P फाइंड आउट करना है, V2 की जगह 2V लेके लिख नहीं रहा, ओरली समझ में आ रहा है? तो PV इधर V कट हो जाएगा तो P बचेगा, तो P/2, राइट। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं ना। हाँ, चलो समझ में आ गया। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा है। डन। तो एक किसका फॉर्मूला बताया मैंने? आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो वो फॉर्मूला क्या बन गया? PV = कांस्टेंट। चलो डन ना। फिर ऐसे कर सकते हैं बेटा, आइसोबैरिक में क्या करना है आपको? आइसोबैरिक में P कांस्टेंट है, तो T को नीचे लाओ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V/T = कांस्टेंट। हाँ, V/T = कांस्टेंट। अब इसके फॉर्मूला करेंगे तो कैसे आएगा? मैंने बताया ना, V1/T1 = V2/T2। प्रॉपर वे से करना है, डायरेक्ट जल्दी मत नहीं करना है। V1/T1 = V2/T2। इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ऐसे आएगा, V1T2 T1V2। समझ में आ रहा है ना? वो अलग रिलेशन है। डन। ओके, फिर आइसोबैरिक में ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो P/T = कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो, राइट। ओके, चलो। तो कावेरी, ये 3 प्रोसेस में आपको फॉर्मूला आ गए ना, और इसके रिलेटिव एमसीक्यू होते हैं तो आपको सॉल्व करने होंगे ऐसे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ये एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। ये एडियाबैटिक के ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, लेकिन ये दो फॉर्मूला है ना वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये कहां से आए मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन ये जब आप नीट और जेईई की तैयारी करते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप
आप याद रख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो जल्दी जल्दी आपका टाइम बच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जिसमें पीवी का रिलेशन ऐसे है, पीटी का रिलेशन ऐसे है एंड टीवी का रिलेशन ऐसे है। ये फॉर्मूला आपको 3-4 बार लिख लिख के तैयार करने हैं, तभी जाके आएंगे, राइट? अभी ये कैसे आ रहे हैं मैं आपको डिराइव करके दे सकता हूं। ओके, तो बेटा इस साइड कैमरा, हाँ ये तो आप जानते हैं ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता है? सीपी बाय सीपी। तो ये वाला फॉर्मूला तो आप जानते हैं, पीवी इज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका रूल है, राइट? अपने को है ना पी एंड टी का रिलेशन लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखो बेटा, पीवी तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? पीवी इज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। ओके, अपने को प्रेशर एंड टेंपरेचर का रिलेशन चाहिए, तो प्रेशर तो एलिमिनेट रहेगा ना। एक काम करते हैं, वी को एलिमिनेट करते हैं, वी को एलिमिनेट करते हैं। कहां से करेंगे? ये आइडियल गैस इक्वेशन से कर सकते हैं ना, कर लो चलो। तो पी वी की जगह क्या आप लिखेंगे? यहां से देखो, यस वेरी गुड, म्यू आर टी अपॉन पी आ गया है ना, रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। पीवी कट सिंपली नहीं, कट कैसे होगा बेटा? P upon P रेज़ टू, हाँ ये रेज टू गामा है, रेज टू गामा है बेटा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये p की पावर 1 हुई इधर, और नीचे क्या हुआ? p की पावर गामा हुई, तो हियर 1 माइनस p की पावर 1 माइनस गामा। समझ आ रहा है? म्यू कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, उसकी पावर भी ले लो तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो कांस्टेंट की मेरे को जरूर नहीं है। तो कौन बचा? t रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों मैंने ये फॉर्मूला ऐसे लिखा है, तो कभी-कभी आप ये फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो ये वाला फॉर्मूला से ना यहां से आप ये बना सकते हो। चलो समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला आप अपने आप प्रूव कर देंगे ना, कर सकते हो ना। ओके, कैसे करेंगे? देखो, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, आपको टी एंड वी का रिलेशन चाहिए, टी एंड वी का। ये पी है ना, उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वी तो हमारे पास है, तो इसको क्या करेंगे? म्यू आर टी अपॉन वी, राइट? एंड वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है ये, समझ में आ रहा है ना? म्यू आर तो कांस्टेंट ही है, तो उसका काम नहीं है, तो ये आ गया वी की पावर, हाँ टी तो एज इट इज, और वी की पावर आ गई गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो ये देख लिया। ओके, तो ये हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये तीन तो इजी है जो आप आइडियल गैस से निकाल सकते हो, लेकिन इसके न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो ये तीन फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, और भूल जाओ तो ऐसे बना देंगे। तो इन शॉर्ट एडियाबेटिक में आपको ये तीन फॉर्मूला मिल गए। ओके, वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है? वो तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि ये किस किस कैरेक्टरिस्टिक का रिलेशन दिया हुआ है। पी और वी का रिलेशन दिया हुआ है तो ये वाला लेना है। एडियाबेटिक थ्योरी की बात कर रहा हूं। पी एंड टी का दिया हुआ है तो ये लेना है, एंड वी टी एंड वी का दिया हुआ है तो ये लेना है। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको? आ गया ना पक्का? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई ना? गुड। तो है ना, ये बहुत अच्छी सी कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था? फॉर्मूला। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख ले रहे, राइट? तो ये थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, याद है ना? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। तीन कैरेक्टरिस्टिक आती है, समझ के चलते हैं। एक आती है हीट, मेरे साथ बोलो क्या आती है? हीट। दूसरा आता है वर्क, क्या आता है? समझ में आ रहा है? हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। चलो डन, इतना डन। तो ये पहले इस पर फोकस करो बेटा कि हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क का ये रिलेशन है। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये है हमारे पास। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करने वाले हैं? ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है ना, वो डिफरेंट प्रोसेस में कैसे वो अलग अलग फॉर्म में आ रहा है वो देख रहे हैं, है ना? तो मैं कैसे पढ़ाऊं? मैं जैसे पढ़ाऊं वैसे समझने का ट्राई करने का कोशिश करो। ओके, आपके पास क्या है? हीट है,
वर्क है एंड इंटरनल एनर्जी है। तो समझ के जाओ। चलो मैं कैसे सिखा रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला। तो आइसोबैरिक होता है, उसमें हीट तो कांस्टेंट होती है ना, सॉरी एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक की बात बताओ, एडियाबैटिक में तो एडियाबैटिक में क्या होता है, क्यू कांस्टेंट होता है ना, तो क्यू कांस्टेंट होता है तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू। तो ये नोट कर लो आप। अभी ये मैंने जो नीचे लिखा है ना वो मैं बाद में सिखा रहा हूं अच्छी तरह से, पहले रफली पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं ये पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, किसकी बात कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ की। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पॉज करो बेटा। ओके देखो स्टूडेंट, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, तो फिर से हम यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके कि थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक आती है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ओके तो मैं अब जैसे पढ़ाऊं ना ऐसे आप समझने का ट्राई करो। ओके कैसे करेंगे, देखो एक एक करके। ये तीन टर्म है, फिर से हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। तो हम ना एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, उसमें क्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा क्यू जीरो होता है ना मैथमेटिकली एक एक स्टेप समझा रहा हूं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। चलो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, राइट। ये जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है ना वो कैसे बन जाएगा, ये बॉक्स वाले फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। अभी जो नीचे क्या लिखा है मैं बाद में सिखा रहा हूं। ओके डन। अब दूसरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। चलो बच्चों हमें ना आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक। इधर फोकस करो, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वर्क डन जीरो होता है, तो यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। समझ में आ रहा है, ओके। चलो कितनी प्रोसेस हो गई, एडियाबैटिक हो गई, आइसोकोरिक हो गई। अब लेते हैं आइसोथर्मल। क्या लेते हैं, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, उसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। कैसे जीरो होती है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो डेल्टा यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। चलो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो हमें ना थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ वेरियस प्रोसेस में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वो देख रहे हैं। ओके तो तीन कैरेक्टरिस्टिक है ना, हर एक में जीरो हो रही है। क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा क्यू किसमें जीरो हो रहा है, एडियाबैटिक में। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, दिख रहा है ना। आइसोबैरिक में क्या जीरो हो रहा है, वर्क डन। और आइसोथर्मल में क्या जीरो हो रहा है, डेल्टा यू। तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा ना जो बॉक्स से सिखाया वो। और एक बात याद करना कि जो आइसोबैरिक फॉर्मूला, जो आइसोबैरिक प्रोसेस है ना उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ जीरो नहीं हो रहा है, राइट। मतलब ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है ना उसको एज इट इज रहता है, खाली डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी लिखेंगे। ओके चलो फिर से ऑर्डर में समझा रहा हूं मेरे बच्चों। आइसोथर्मल में क्या आएगा बोलो, डेल्टा यू जीरो आएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हो गया। आइसोबैरिक में क्या आएगा, पी डेल्टा वी आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आप बॉक्स में भी देख सकते हो, यहां देख सकते हो। आइसोकोरिक में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। एंड सॉरी एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ओके तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया। ओके अब मैं ना आपको ये मैं नीचे कुछ लिखा हुआ है, राइट। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये धीरे धीरे सिखा रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैं 2-3 पॉइंट आपको सिखा रहा हूं, वो आप एक बार देख लेते हैं, मतलब आप एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैंने आगे भी पढ़ाया था, हाँ वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस अथवा सिस्टम, वो आपके केमिस्ट्री में नेगेटिव होता है, हमारे यहाँ फिजिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव। बताया था ना कि अपने को क्या करना होता है, जो व्हील होता है ना उसको
उसको व्हील होता है ना, उसको क्या कराना होता है, ये पिस्टन है, घुमाना होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना तब वो व्हील घूमेगा, समझ में आ रहा है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय द वर्क डन। अरे तू नहीं बोल रहा, मैं सिखाऊं वैसे करना है बेटा, केमिस्ट्री नहीं है आपने। सर आपने जो नेगेटिव लिखा है इसमें कहाँ बेटा, कहाँ? छोड़ छोड़ इसको क्यों, ये मेरे को पढ़ाना है बेटा, तू शांति रख। यहाँ कहाँ पहुंच गया है बेटा, ये नीचे क्यों समझ रहा है बेटा, ऊपर वाला एक पॉइंट देखो, वर्क डन बाय द गैस। मैं पढ़ाऊं ना, उस पर फोकस करो बेटा, आगे आगे मत देखो। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, एंड वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, याद रखना। ओके, फिर एक और एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो किस पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज हुए तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब टेम्परेचर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो ये समझ में आ रहा है। ओके, वापस ये रो नंबर 3 पर आ रहे हैं एक एक करके, है ना। तो फिर से तो पहले ना मैं एडियाबेटिक प्रोसेस की बात बता रहा हूं, थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात बता रहा हूं। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू 0 होता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ गया है, समझ में आ रहा है। चलो पहले मैंने आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूं बच्चों, मैथमेटिकली। तो बताओ, जब वर्क डन, जब W पॉजिटिव होगा तो U क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। मैथमेटिकली जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, मैथमेटिकली जब ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। मैथमेटिकली समझ में आ गया ना। ओके, कॉन्सेप्ट वाइज भी ऐसा ही होगा बेटा, कॉन्सेप्ट वाइज भी ऐसा ही होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम तो क्या है, पॉजिटिव है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी ये हमारे पास जो सिस्टम है ना, उसके पास कुछ हीट आ नहीं रही है, डेल्टा क्यू क्या है, 0 है, डेल्टा क्यू 0 है, तो उसके पास कुछ हीट आ नहीं रही, राइट। तो उसके पास जो भी एनर्जी है वो फिक्स ही रहेगी, लेकिन वो वर्क डन बाय द गैस कर रहा है। तो वर्क डन कैसे हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव। समझ में आ रहा है। एंड वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, डेल्टा क्यू 0 है, वर्क डन ऑन द गैस, तो गैस पर वर्क डन हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रहा है, राइट। और ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको समझ में आ रहा है ये रिलेशन कैसा है, बीच में माइनस आ रहा है, डन। तो हमने किसकी बात बताई, एडियाबेटिक प्रोसेस की। ओके, चलो हम आइसोकोरिक की बात कर रहे हैं, किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। ओके, तो कोई सिस्टम है ना, वो हीट ले रहा है, हीट ले रहा है, लेकिन वर्क डन 0 है, तो क्या हो जाएगा, उसकी हीट जाएगी कहां, राइट। इसके टेम्परेचर को चेंज करेगी या इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। समझ में आ रहा है ना कि नहीं। वर्क डन क्या है, 0 है, वर्क डन 0 है, तो रूल क्या बन गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू। दैट मींस ऑब्जर्व्ड हीट कहां जाएगी, चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्लियर, गुड। तो ये दोनों हो गए। फिर इसकी बात कर रहे हैं आइसोथर्मल की। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपने पास हीट नहीं रख रहा है, राइट। तो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या कर जाएगा, वर्क डन कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, राइट। जितनी हीट सप्लाई होगी वही हीट का क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ओके, और इसमें तो सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। ओके, चलो मैं ना ये सबको मैं अपने लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूं।
अपनी लैंग्वेज में। ओके, देखो ये कैसा है, देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें करप्शन जीरो है, समझो। हीट मतलब पैसा, डब्ल्यू मतलब वर्क, समझ में आ रहा है ना। और इंटरनल एनर्जी मतलब अपने के लिए रखना। पॉलिटिशियन होता है ना, तो उसके पैसे मंजूर होते हैं, वो पब्लिक के लिए काम करता है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, अच्छा पॉलिटिशियन है, मतलब समझ में आ रहा है ना, खुद के लिए नहीं रख रहा है पैसे। हीट मतलब पैसा, समझ लो। इसमें करप्शन जीरो है, क्लियर। करप्शन मतलब इंटरनल एनर्जी, इसमें करप्शन जीरो है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हीट है उतना वर्क है, जितना हीट है उतना वर्क है। डन, ओके। ये ना, ये करप्टेड है, समझ में आ रहा है। मैं अपनी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, ये करप्टेड है। जितने पैसे मिल रहे हैं ना, अपने लिए रख रहा है, वगडन बगडन करता ही नहीं है। गाड़ी लाया, बंगला बना दिया, सब कुछ कर दिया, राइट। इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है मेरे बच्चों, इसका टेंपरेचर चेंज हो रहा है, हीट कहां जा रही है, उसका टेंपरेचर चेंज करवा रही है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करवा रही है, क्योंकि ये वगडन कर ही नहीं रहा। करप्टेड है, ये स्वार्थी है, समझ में आ रहा है। ओके, अब ये बेचारा गरीब है, मतलब ऑपोजिट पार्टी है, ऑपोजिट पार्टी है। कोई नया पैसे उसके पास आ ही नहीं रहे ना, इसके पास पैसे आ ही नहीं रहे, पैसे ही नहीं है, खुद के पैसे हैं। तो खुद के पैसे से वो वर्क करेगा, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। डेल्टा क्यू जीरो है, खुद के पैसे आ ही नहीं रहे, कांस्टेंट है, तो क्या करेगा, खुद से वर्क करेगा, तो क्या है, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। उसका टेंपरेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ रहा है ना। और इससे ऑपोजिट ये होगा। तो फिर से ये अच्छा पॉलिटिशियन है, अच्छा वाला, राइट। ये करप्टेड है और इसके पास कुछ पैसे आ नहीं रहे, ऐसे समझना है आप। और इसमें तो जनरल फॉर्मूला है। डन, समझ लेंगे ना इसको अच्छे से। ओके, अभी जो लास्ट फोर्थ नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था ना, वो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, मालूम है, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन I2F PD। ऐसे मैकेनिक्स में था ना, I2F FDX, याद करो, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, वो ही। तो चलो इसको डील करते हैं, इसको आइसोकोनिक में डील करते हैं। तो उसके लिए आइसोकोनिक के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मतलब एक डायलॉग बताया था, न रहेगा बस, कैसे बनेगी बांसुरी। इधर वॉल्यूम ही जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइसोकोनिक में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अकेला 2 मार्क्स का पूछा है ना एग्जाम में, 2 मार्क्स में, तो इतना अच्छे से लिख के प्रूव कर देना ना। आइसोमेरिक में क्या होगा, W इक्वल टू P डेल्टा V। ऐसे P को कांस्टेंट है, रिजल्ट लिखना है, P कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया इंटीग्रेशन में, समझ में समझ आ रहा है ना, गुड। और ये जो स्टार बताया बेटा, ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ये किसका है, आइसोथर्मल का है, और ये किसका है, एडियाबैटिक का। ये हम प्रूव करने वाले हैं। गामा क्या है, Cp/Cv का रेशियो, मतलब Cp और Cv का रेशियो। ये फॉर्मूला ना, मैं उसको थोड़ा फोकस कर रहा हूं, मैथ्स के तरीके से मैं आपको सिखा सकता हूं। देखो कुछ नया सिखा रहा है बेटा, इसको पॉज करो। अब देखो ये फॉर्मूला है ना, इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, चलो मैं इसको पहले मैथमेटिकली समझाता हूं। बच्चों एक बात याद रखो, ln समझो, ln मतलब नेचुरल लॉग होता है ना, ln 15/28, ये आप कर लो। तो आप करेंगे ना बेटा, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो आपको वो 1 बार 2 बार ऐसे करना होगा, लॉग ना हो। तो कभी बेटा ऐसा आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो ऐसे कभी नहीं करना है। केमिस्ट्री में भी आए तो मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, आपको क्या कर देना बेटा, ऐसे कभी नहीं रखना है, आपको कर लेना है -ln 28/15 कर लेना है। ये रूल है बेटा, ln A/B = ln B/T, आगे माइनस आएगा, समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे कर लेना, ऐसे करने से फायदा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आगे आंसर नेगेटिव आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देख लेना, ऊपर जो डिनोमिनेटर है ना वो छोटा है ना, तो इसको रिवर्स कर देना है, क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो, तो
ये वाला हमारा फॉर्मूला है म्यू टी एन एन वी एफ बार, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है। बताओ कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में वी एफ इज देन वी ए होता है ना, तो फिर ये ड्रॉप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा मैथमेटिकली। तो जब ये कंप्रेस होगा ना तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो समझ में आ रहा है बेटा, देखो जो चेक हुआ है ना, ये कंप्रेस होगा ना तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव होगा। और फिर अब तो इस वाली कंडीशन में वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा नेगेटिव, और वीएफ इज ग्रेटर देन वीए ले लो तो इस वाली कंडीशन में वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, जब वीएफ ज्यादा होगा मतलब एक्सपेंशन होगा ना तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यही कॉन्सेप्ट है ना ये। देखो एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन जब गैस का एक्सपेंशन होता है मतलब वीएफ इज ग्रेटर देन वीए आएगा ना, एक्सपेंशन का मतलब मालूम है ना, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तब वर्क डन क्या हो जाएगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा ना, वर्क डन बाय द गैस आएगा ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और कंप्रेसर में क्या आएगा, वर्क डन डन। तो फिर से ये वर्क डन के 4 फॉर्मूला है, 1 2 3 4। इसका तो वर्क डन हो ही नहीं रहा है, इसका पी डेल्टा भी आ रहा है, और ये दोनों ना नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करने वाले हैं। अब एक लास्ट 5th नंबर की एक छोटी सी कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम पढ़ रहे हैं राइट बेटा। सबके पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ। सबके हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो 5th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ग्राफ। वेरियस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। मैं ना P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखो इधर P है, इधर V है। अपने को आइसोबेरिक का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे आएगा, देखो आइसोबेरिक का ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब देख रहे हो ये P कांस्टेंट है, क्या है, P कांस्टेंट है। मतलब आप देख लो बेटा, देखो इधर ये V1 आ गया, इधर ये V2 आ गया है, लेकिन ये तो एक ही वैल्यू है ना P1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, P1 V1 और इसका आएगा P1 V2 राइट। समझ में आ रहा है ना, देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आइसोबेरिक प्रोसेस का। क्या समझ में आ रहा है, किसका ग्राफ है, आइसोबेरिक। तो एक बात याद रखना, आइसोबेरिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है ना, जो v एक्सिस होता है ना, उसको पैरेलल होता है, v एक्सिस को पैरेलल। ऐसे रटना नहीं है बेटा, मैं बोला ना वैसे करना है बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे नहीं रटना, v एक्सिस को पैरेलल होता है ऐसे ही रटना है। फॉर एग्जांपल मेरे को देखो ये समझ में आ रहा है, ऐसे बताया, तो ये भी, ये दोनों सेम ही है। हाँ लाइन ऐसे नहीं रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल लाइन है, ऐसे कभी नहीं करना है। देखो ये इसमें क्या है, ये मैंने V वर्सेस P कर दिया ना, तो फिर भी यही हुआ ना, ये दोनों सेम ही है। देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, मेरी बात समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे मत रटो, देखना है, हमारा कॉन्सेप्ट देखना है कि इसमें P कांस्टेंट है, मतलब जो ग्राफ होगा वो V एक्सिस को पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, डन ओके। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया वो किसका किया, आइसोबेरिक का। चलो अब आइसोकोलिक का कर रहे हैं, तो इसका ऐसा आएगा आइसोकोलिक का, आइसोकोलिक का ऐसे आएगा, वो P एक्सिस को पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है। तो ये V1 ही है, ये P1 है और ये P2 है। देखो हो गया, ये पॉइंट ऐसे ले सकते हो ना, तो ये आ गया P1 V1 और ये आ गया P2 V1। तो ये ग्राफ आ गया है, ये किसका आ गया, P वर्सेस V का ग्राफ आ गया है, और किस प्रोसेस का आ गया है, ये आइसोबेरिक प्रोसेस का। डन। अभी देखो ये आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक दोनों का ग्राफ का रिलेशन सेम टाइप का है, लेकिन थोड़ा वो देखो कैसे आएगा। देखो या P एंड V, अभी आइसोथर्मल सिखा रहा हूं, तो इसमें P V कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, P प्रोपोर्शनल टू 1/V बोलेंगे। समझ में आ रहा है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसमें क्या आ रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुए ना तो प्रेशर डिक्रीज होता है। P वर्सेस V बताया है, तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है। इसका ग्राफ कैसे आएगा, कैसे आएगा, ये लीनियर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ वो ऐसे ही है ना। देखो
ये V1 ले लो, ये V2 ले लो, तो यहां से पहला वाला पॉइंट है ना, ये दूसरा वाला पॉइंट ऐसे आता है ना, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, देख रहे हो ना, इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो। देखो आप V1 से V2 जाओ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखो यहां से यहां जाओ, ये 0 होता है ना, अरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। आप V1 से V2 जाओ, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। जब ग्राफ के क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये सब डिटेल में सिखाऊंगा, कैसे ग्राफ को पकड़ना होता है। तो यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जा सकते हैं ना पॉइंट में। अरे एक एक पॉइंट इधर ले लो तो समझ में आ रहा है ना। जब आप ऐसे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ये किसका ग्राफ है? आइसोथर्मल का। समझ में आ रहा है? ये हुआ रिलेशन P प्रोपोर्शनल टू 1/b। यानी एडिटिंग का ऐसा ही होता है, लेकिन वो जो ये जो स्लोप है ना, राइट, मतलब ये वर्टिकल है ना, वो उसका रैंडम होता है। वो होगा P प्रोपोर्शनल टू 1/v रेज़ टू गामा, वो गामा पर डिपेंड होता है। डिफरेंट गैस के गामा डिफरेंट होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, राइट। तो देखो इसका ग्राफ ऐसा ही होने वाला है, P वर्सेस V, ऐसे ही कुछ होने वाला है। ऐसा ही नहीं, ऐसे वाला ही कुछ होने वाला है। परफेक्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि गामा की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन ये यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि V इंक्रीज होए ना, V इंक्रीज होए ना, तो P क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई हमारी 4 प्रोसेस है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके तो ये जो मैंने टेबल सिखाया ना, ये आपको एमसीक्यू के लिए सिखाया है, कॉन्सेप्ट के लिए सिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको थियरी लिखनी है तो कैसे लिखनी है? आइसोथर्मल, ये जो कॉलम बताया है पूरा पॉइंट वाइज आप लिख लो, तो वो आइसोथर्मल की प्रोसेस हो गई। ऐसे ये 4 प्रोसेस हो गई। ओके, और ये 2 फॉर्मूला है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। क्लोज।